नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और मैं रोहितासो श्रीवास्तव आपको जो है आगामी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की क्लासेस हैं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के 14 मई को जो परीक्षा आयोजित होनी उसके लिए करंट अफेयर्स की श्रृंखला चली रही है और उसमें आज 16वां लेक्चर है। और 16वें लेक्चर में जो है टॉपिक का नाम है चर्चित स्थान। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने कई बार जब भी नया चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने बताया है कि उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चर्चित स्थान में भी आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी स्थान किसी चीज के लिए फेमस हो जाता है वो स्थान आपसे प्रश्न परीक्षा पे पूछा जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, यदि वो स्थान, वो तो इंपॉर्टेंट होता है, कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ या बहुत बड़ी योजना कहीं लॉन्च हुई या फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, वहां घटित हो गई, कोई घटना घटित हो गई, तो वो भी जो है चर्चित स्थान में पूछी जाती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अगर कोई भी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कोई भी स्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो वो मान के चलिए 99.9% है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। उसी क्रम में आपको जो है आज हम तथ्य बताते हैं। देखिए, इतने से ज्यादा आपको ज्यादा चर्चित स्थान में पढ़ने की जरूरत नहीं। 2 लेक्चर आएंगे, 2 से 3 लेक्चर आएंगे, आपका चर्चित स्थान वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। और दोस्तों, एक चीज और खास बात है कि आज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा तबीयत अस्वस्थ थी जिस कारण से 3-4 दिन आपका डिले हुआ है, तो वो सारी चर्चा हम बाद में करेंगे कि उसको हम कवर कैसे करेंगे। प्रत्येक दिन का एक शेड्यूल है ताकि आप 14 मई को झंडे गाड़ सकें, एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकें। अभी लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं उज्जैन। उज्जैन क्यों फेमस हुआ है? अभी हाल ही में उज्जैन क्यों फेमस हुआ है? उज्जैन इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि वहां पर अभी हाल ही में विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है। विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी। अब ये क्या है, इसके लिए थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा, दिमाग में याद नहीं रखना है, बस केवल एक होता क्या है कि इंपॉर्टेंट केवल इतना है, उज्जैन क्यों फेमस है? क्योंकि विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी यहाँ पे स्थापित की गई है। ठीक। लेकिन उसके साथ में वैदिक घड़ी का कुछ फैक्ट याद रख लेंगे ना, दिमाग में रख लेंगे, तो मानसिक पटल पर आपको वैदिक घड़ी छप जाएगी और वैदिक घड़ी से संबंधित जब भी प्रश्न आएगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं उसको। ठीक। तो वैदिक घड़ी क्या है? एक घड़ी है, घड़ी ही है, ठीक है, जो कि सूर्य से चलेगी, मतलब सूर्य से संबंधित होगी। उसमें जो है आपके जो बैकग्राउंड देखे होंगे आप लोग, घड़ी, अपने घर की घड़ी का बैकग्राउंड देखते होंगे, उसमें क्या रहता है? उसमें सीनरी बनी रहती है, बहुत फैंसी टाइप की जो घड़ियां होती हैं, या तो फिर प्रॉपर प्लेन उसका बैकग्राउंड होता है। इस वैदिक घड़ी में क्या है? इस वैदिक घड़ी में आपके जो बैकग्राउंड में है सूर्यास्त, सूर्योदय इत्यादि का चित्रण है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एक खास बात है कि टेलीस्कोप लगा हुआ है। इसमें एक टेलीस्कोप का भी की स्थापना भी की गई है। इस टेलीस्कोप से आप रात या दिन के समय कभी भी खगोलीय जो घटनाएं होती हैं उनको देख सकते हैं। बस इतना याद रखना है। अगली बात, आप उसको, अगर आपको देखना है उसको, तो कहां जाना पड़ेगा? आपको उज्जैन जाना। उस टेलीस्कोप से खगोलीय घटनाएं देखनी है तो कहां जाना पड़ेगा? उज्जैन जाना पड़ेगा। ठीक। अगली बात करते हैं स्विट्जरलैंड अभी हाल ही में क्यों फेमस हुआ है। देखिए, स्विट्जरलैंड में अन्य अभी जो है 100 कोचों वाली ट्रेन, मतलब जो अपने यहाँ बोगियां होते हैं बहुत ज्यादा 20-25 बोगी की होती है, ठीक है, लेकिन और मालगाड़ी 30-40 बोगी की होती है, 40-40 बोगी की हो जाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड ने अभी 1.9 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन जो है लॉन्च की है, जिसमें बोगी की संख्या कितनी है? 100। सिली सा क्वेश्चन है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है आपके पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में, इससे याद रखिएगा थोड़ा सा। न्यूयॉर्क की बात करते हैं। वैसे देखो, जो भारतीय जितने भी त्योहार होते हैं उनकी छुट्टियां कहाँ होती हैं? अब तो सब काटे ही दे रहे हैं। गवर्नमेंट का जो आता है, जियो आता है, सब डीएम जो है अपने स्तर से छुट्टियां लॉन्च करते हैं, छुट्टियां जो है घोषित करते हैं। अब देखेंगे बहुत सारी छुट्टियां काट देते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क शहर ऐसा है जिसने एक भारतीय पर्व जिसको दीपावली बोलते हैं, उसके उपलक्ष्य में सरकारी और गैर सरकारी जो भी स्कूल हैं उनमें छुट्टी का प्रावधान किया है, अवकाश देने का प्रावधान किया है। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क शहर है। ठीक। अगली बात करते हैं डोनी पोलो। एक डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है मोदी जी के देखरेख में, मतलब मोदी जी के सानिध्य में इसका निर्माण किया गया। डोनी पोलो। डोनी का मतलब क्या होता है? डोनी का मतलब, हम हट जा रहे हैं थोड़ा सा ताकि आपको दिखने लगे। डोनी का मतलब होता है सूर्य और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा के नाम पर हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है ईटानगर में। कहा किया गया है? ईटानगर में।
ये ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा? ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा। अगला तथ्य आता है ग्रेटर नोएडा। यहां पर देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर निर्मित किया गया। कौन सा है? योट्टा डेटा सेंटर। नाम क्या है इसका? योट्टा डेटा सेंटर। अब आप एक चीज सोचो, ये डेटा सेंटर क्या होता है? बहुत दिमाग में आ जाता होगा, प्रश्न आता होगा, सर ये डेटा सेंटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों में बहुत लोग यूट्यूबर्स होंगे या फिर नहीं यूट्यूबर्स होंगे तो गूगल जीमेल तो करते ही होंगे, किसी ना किसी माध्यम से इंटरनेट से जुड़े होंगे। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि आप जो भी चीजें गूगल में जीमेल करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट जीमेल, तो जीमेल भी कहीं ना कहीं उसको स्टोर करता है। यूट्यूब पर हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो वो वीडियो कहीं ना कहीं, वो यूट्यूब चैनल जो है वो हमारा वीडियो कहीं ना कहीं स्टोर रखता है। जब हमें जरूरत होती है तो हम सर्च करते हैं क्लासेस परीक्षा जंक्शन और तुरंत फेच आउट कर लेता है वो वीडियो। तो कहीं ना कहीं स्टोर करता होगा ना। जिस जगह पर वो स्टोर करता है उसे बोलते हैं डेटा सेंटर। क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर बोलते हैं। ठीक है, हर बड़ी कंपनी के अपने अपने डेटा सेंटर हैं। जैसे गूगल का अलग डेटा सेंटर है, विश्व का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है गूगल के पास में ही है। फेसबुक का अलग है, मेटा डेटा सेंटर के नाम से है, और आपका यूट्यूब का अलग डेटा सेंटर। मतलब कुल मिला आपके अपने स्वयं में डेटा सेंटर होते हैं, आपके खुद के डेटा सेंटर होते हैं। कभी सोचा है दिमाग में? आज जब लैपटॉप में वर्क करते हैं तो वर्क करके कोई ना कोई फाइल सेव कर देते हैं। ये आपके कहां सेव हो रही है? आपके डेटा सेंटर में हो रही है, जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो भी आपका डेटा सेंटर है, छोटे रूप में। जब आप मान लीजिए बड़ी कोचिंग पढ़ाने लगते हैं, बड़ा आपके लाखों बच्चे हो जाते हैं पढ़ने वाले, तो आपको अपना स्वयं का एक डेटा सेंटर बनाना पड़ता है जहां पर आप अपने लेक्चर्स को, वीडियोस को, सबको स्टोर कर सकें। ठीक है ना, तो बस डेटा सेंटर में इतना ही जानने वाली बात है। और ये किस परिप्रेक्ष्य में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसके देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना की गई है, जिसका नाम है योट्टा डेटा सेंटर। योगी जी गए थे, हमने देखा है पिक, योगी जी गए थे और उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक, अगली बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया कहाँ खुला है? अभी हाल ही में एक मुझे याद नहीं है कि किस जो वाद्य यंत्र होता है, किसी वाद्य यंत्र के संरचना के आधार पर जो है भूल भुलैया का निर्माण किया गया है। मतलब नहीं समझे आप? मतलब ये जैसे मान ली गिटार ले लें, तो जो भूल भुलैया बनी हुई गिटार के आकार में बनी हुई है। अब आप उस गिटार के अंदर घुस गए तो आप भूल जाएंगे कि हमें निकलना कहाँ से। इसे भूल भुलैया कहते हैं। तो एकता नगर केवड़िया में, एकता नगर केवड़िया, ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है एकता नगर केवड़िया। और यहाँ पर आपके किसका निर्माण किया गया है? देश के सबसे बड़े भूल भुलैया। और इस भूल भुलैया के साथ में एक मियावाकी वन है। मियावाकी वन जर्मनी के हैं, एक प्रसिद्ध जो हमको लगता है पर्यावरणविद हैं, तभी उनके नाम पर वन की स्थापना की जा रही है। मियावाकी वन कहां पर है? केवड़िया एकता नगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप कर सकते हैं। अगली बात करते हैं भाई, C295 परिवहन निर्माण संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? ये क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? C295 परिवहन निर्माण संयंत्र। देखिए C295 आप लोग देखते होंगे, जब आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आपको लखनऊ, दिल्ली, बनारस कहीं जाना है, तो आप ट्रेन में लद लेते हैं। ट्रेन में लद लिए, बस में लद लिए, कहीं लद लिए पहुंच गए, या तो अपनी कार में ही लद लिए। ठीक है, लद के पहुंच गए जहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ऐसे ही बहुत ऐसे सामान होती हैं जो बाई ट्रेन, बाई बस नहीं पहुंच पाती, तो उनको लादने का काम किसमें किया जाता है? हवाई जहाज में किया जाता है। बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं वो चीजें। तो उस लादने वाले हवाई जहाज का नाम क्या है? C295। ये परिवहन निर्माण संयंत्र है। एक हवाई जहाज जो चीजों को लादता है, उन्हीं हवाई जहाजों में कौन सा है? C295। ठीक, उसकी स्थापना कहां हो रही है? बड़ोदरा में, गुजरात में। बड़ोदरा गुजरात में। आपको यहाँ तो बड़ोदरा गुजरात पढ़ने में बहुत अटपटा लगेगा, सर बड़ोदरा भी बता रहे हैं, गुजरात भी बता रहे हैं। बेटा एक बार बताएं, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे ना, जब एग्जाम देने बैठेंगे ना, तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। अब आपको फिर बता दे रहे हैं, जिसने नहीं दिया हुआ है वो समझ ले, और जो दिया है वो जानता है। तो आप बड़ोदरा गुजरात याद रखिएगा। ठीक है ना, हो सकता है कि C295 परिवहन निर्माण संयंत्र पूछा जाए, और पूछा जाए किस राज्य में इसकी स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, आप भ्रमित ना हो जाएं। ठीक है, आप याद करके बड़ोदरा गए हैं, अब आपके दिमाग में बड़ोदरा स्ट्राइक ना करें, आपको लगेगा हम पढ़ के ही नहीं आए हैं। जब घर आएंगे, एग्जाम में किताब खोलेंगे तो अरे यार तो सर ने बताया था, बड़ोदरा गुजरात। ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा।
चलिए अगली बात करते हैं। भारत का पहला मछली संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? बुल्ला गांव। कहाँ पे? भारत का पहला मछली संग्रहालय है बुल्ला गांव में। और बुल्ला गांव पूर्वोत्तर भारत का भी संग्रहालय कह सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहला मछली संग्रहालय पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर कहाँ है? इधर है, ठीक है ना। पूर्व और उत्तर में क्या है? पूर्वोत्तर। यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मछली संग्रहालय है। कौन सा है संग्रहालय? मछली। ये मछली बना दी हमने। तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है बुल्ला गांव, बुल्ला गांव। बुल्ला गांव में मछली संग्रहालय की स्थापना की गई है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। मुंबई में वेब आधारित प्रवासन निगरानी प्रणाली, वेब आधारित प्रवासन निगरानी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ पे? मुंबई में। इसको समझते हैं, ये क्या है भाई? ये भी समझने वाली चीज है। देखो आजकल अपने देश में जो नवजात शिशु हैं, जो तुरंत जन्मे हैं, ठीक है ना, और उन बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो हैं, उन पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। दुधमुहे बच्चे जो हैं उन पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर बच्चों की स्थिति खराब हो गई तो आगे आने वाले समय में हमारे देश की स्थिति खराब हो सकती है। इसके लिए प्रवासन निगरानी प्रणाली क्या करेगी? उन बच्चों पर निगरानी रखेगी जो दुधमुहे बच्चे हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उन पर सतर्क निगरानी रखेगी। और ये वेब आधारित होगी। अगर हमने पूछ लिया कि, एक छोटा सा उदाहरण देके बताते हैं, पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में कितने बच्चे कुपोषित हैं, तुरंत आप वेब में डालेंगे और आपको तुरंत ये चीज आंकड़ा मिल जाएगा। मतलब ये रियल आंकड़ा देगा आपको। वेब आधारित प्रवासन निगरानी प्रणाली। और अब बच्चे से संबंधित है और महिला से संबंधित है, तो मंत्रालय कौन सा संबंधित होगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अगली बात करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कहां की गई है? मुंबई में हाल ही में की गई है। मुंबई में की तो गई है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया। कौन सा स्थापित किया गया? क्षेत्रीय कार्यालय। अब मुंबई में किस नंबर का क्षेत्रीय कार्यालय इसका स्थापित किया गया है? तीसरे नंबर का। कौन सा नंबर का? तीसरे नंबर का। जरा इसके बारे में जान लेते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि आप मैं तो हर चीज उदाहरण से समझाता हूं, चाहे वो करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं और चाहे वो आपका इतिहास हो, चाहे भूगोल हो। जब भी मैं आप करंट संविधान मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे हो तो एक आध लेक्चर देखिएगा जरूर। कुछ भी होगा, कोई भी चीज होगी, वो हमसे ही रिलेटेड होगी, वो एक आम जन से रिलेटेड होगी, तभी वो आपके करंट अफेयर्स में, तभी वो आपके संविधान में, तभी वो आपके इतिहास में, तभी वो आपके भूगोल में, कोई भी सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। क्यों? क्योंकि वो हमसे रिलेटेड है, आम जन से रिलेटेड है। यदि हमसे रिलेटेड, क्योंकि आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं। कौन से सेवक बनने जा रहे हैं? सिविल सेवक। और सिविल सेवक का मतलब ये होता है जनता का सेवक। अब जनता ही नहीं है उसमें, तो ऐसे सब्जेक्ट का क्या लेना देना। इसीलिए मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा तो आपको उस चीज से रिलेट कर दूंगा, तभी आपको चीज समझ में जल्दी आएगी। ठीक, चलिए इसकी बात करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ये आपसे कैसे जुड़ा? हो सकता है बहुत लोग जानते हो और हो सकता है बहुत लोग ना भी जानते हो। मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन लेके आए, ठीक है, मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन लेके आए और मोबाइल फोन वाले ने कहा भैया ऐसा है, इसको लेते जाओ और 1 साल की गारंटी है इसमें। आप ले आए, उछलते कूदते आ रहे हैं। जब आप उसमें सिम कार्ड डाल रहे हैं तो सिम कार्ड वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी खराबी आ गई, आप कहां जाएंगे? आप वापस से उस दुकानदार के पास जाएंगे। दुकानदार ने कह दिया ऐसा है, जो करना हो कर लो, इसका वापस ना करो। ठीक है, तो आप कहां जाएंगे? आपके पास कानूनी रूप में एक हथियार है, कंज्यूमर कोर्ट। कौन सी? कंज्यूमर कोर्ट। आप वहां जाके उसमें अपील कर सकते हैं। ठीक है, जो जितना भी आपका लगेगा, आने जाने भाड़े वाड़े सब दिलवा देती है, अगर आपने कायदे से पैरवी उसमें की। ठीक, बहुत लोग कहेंगे अरे सर हमको नहीं मिला, लेकिन हम आपको सही बताएं, जब अगर आपने कायदे से, आपकी पैरवी में दम है, तो आपको 1-1 रुपया का हिसाब किताब वहां से उस कंज्यूमर कोर्ट से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी पर निगरानी रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी सन 2003 में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आप किसी का गला काट लेंगे। 2 कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है कि आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो एक कंपनी दूसरे कंपनी का गला काट लेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है, मान लीजिए एक छोटा सा बिजनेस बता रहे हैं, जैसे बिजनेस क्या है, बिजनेस ही है आजकल,
टीचिंग का बिजनेस, बड़ी बड़ी कोचिंग खुली है, ऐसा नहीं है कि एक कोचिंग वाला दूसरे कोचिंग के काम खत्म करके अपनी कोचिंग चलाएगा। प्रतिस्पर्धा करो, लेकिन वो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और उस स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के लिए कौन सा बना है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। इसका क्षेत्रीय कार्यालय, तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? मुंबई में। अब मुझे लगता है कि आज के बाद आप भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नहीं भूलेंगे। अगली बात करते हैं, तराई हाथी रिजर्व स्थापना की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना मान लीजिए दोस्त कि ये आपको इस बार पीसीएस में देखने को मिलेगा। ये प्रश्न लिख लीजिए इसको। लखीमपुर खीरी में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की गई है। ये क्या है? ये क्या है? देखिए, लखीमपुर खीरी तो जानते ही हैं सब लोग, ठीक, पीलीभीत। वहां पर जो एक तराई क्षेत्र में जो हाथी पाए जाते हैं, ये तराई क्षेत्र हम लोग डिस्कस करेंगे भूगोल में, अभी यहाँ डिस्कस करने का मतलब नहीं, वीडियो लंबा बन जाएगा। तराई क्षेत्र का बस इतना मतलब समझ लीजिए कि जो पर्वत होता है ना, हिमालय, हिमालय का सबसे नीचे जो पोर्शन होता है ना, उसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो हाथी पाए जाते हैं वो अब कहाँ ला के रखे जाएंगे? लखीमपुर खीरी में उनका लालन पालन किया जाएगा, उनको पाला पोसा जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा। तो तराई हाथी रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है? लखीमपुर खीरी में। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व है, उत्तर प्रदेश का पहला और देश का 33वां हाथी रिजर्व है। इसको लिख लीजिए चाहे कहीं पे, मैं लिखना भूल गया। देश का 33वां, ठीक है ना, देश का 33वां हाथी रिजर्व है और यूपी का पहला। ठीक है, इस लिहाज से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप कि तराई हाथी रिजर्व की स्थापना किस जिले में की गई है, किस क्षेत्र में की गई है? लखीमपुर खीरी में। अगली बात करते हैं, अंतिम लास्ट फैक्ट है, अयोध्या में अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बना है, 15.76 लाख दीप प्रज्वलित किए गए हैं। कितने? 15.76 लाख दीप प्रज्वलित किए गए हैं। कहाँ? जगह कभी भूल ही नहीं सकते अयोध्या में, क्योंकि बहुत लोग गए थे वहां पर गंगा जी के किनारे, और गंगा के सरयू किनारे, ठीक है ना, और वहां पर जो है दीप प्रज्वलित किए गए थे। दीपावली के इसी टाइम पे सब कार्य किए जाते हैं। ये पॉलिटिकल इश्यू भी हो सकता है और सोशल इश्यू भी हो सकता है, सामाजिक मुद्दा भी हो सकता है। इस पर चर्चा जब हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस की हम लोग जब बात करेंगे तो उस पर करेंगे, ठीक है। और एक खास बात, लता मंगेशकर जो कि गायिका थी, उनके नाम पर एक चौक की स्थापना कहाँ गई है? अयोध्या में की गई। ठीक, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें दिक्कत होनी चाहिए, सारी चीजें आपके दिमाग में हो गई। सब चीजों को मैंने कोरिलेट करके भी बता दिया है, जो चीज कोरिलेट करने वाली थी। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं दोस्तों, 14 मई अब दूर नहीं है, और अगर आप, क्योंकि जनवरी आप लगभग जाने वाली है, थोड़ा स्वास्थ्य के कारण मैं जो है डिले हो गया, लेकिन अब मैं पर डे 2 वीडियो डालूंगा करंट अफेयर्स की। मेरा प्रयास ये रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोग, मैं देखूंगा कैसे व्यूज आते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा शिथिल पड़ जाते हैं अगर हमारे व्यूज नहीं आते, हमारे वीडियो नहीं पढ़ते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 14 मई के लिए एकदम तत्पर रहिए, इससे बाहर कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, ये मेरा दावा है। अच्छा, कुछ लोग फोन करके पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स तो हम आपके वीडियो से देख रहे हैं, इसके अलावा सर कौन सी किताब ले लें? मैं कहता क्यों किताब लेने की क्या जरूरत है, जब इसमें क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? जबरदस्ती आप पैसा फूकने के लिए, मैं पैसा फूक चुका हूं किताब में, मैं पैसा फूक मतलब पैसा दे कर किताब ले आया हूं, और आप लोगों के लिए उसमें कंटेंट छांट छांट के एक वीडियो बना रहा हूं। तो आप क्यों परेशान है? मेरा एग्जाम देखिए, अगर विश्वास की बात होती है कि विश्वास सर कैसे करें, तो देखो मेरा खुद का एग्जाम निकला हुआ है, और मैंने जिस ट्रिक से फिर से प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उसी ट्रिक को फॉलो कर रहा हूं आप लोगों का एग्जाम निकलवाने के लिए, तो आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब रही दूसरी बात कि सर हमें और पढ़ना है, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे मानते हैं तो इतना ही तैयार करिए, आपका सिलेक्शन पक्का। करंट अफेयर्स में जो 30 से 35 से 40 प्रश्न आते हैं, उस इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक। कम पढ़ के आसान पढ़कर आसानी, मेरी एक टैगलाइन याद रखिएगा, मेरी स्वयं की डिजाइन की हुई है, आसान पढ़ के आसानी से सिलेक्शन लीजिए। ज्यादा पढ़ने वाले आज भी प्रयागराज और दिल्ली की छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था, आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।